प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी। इस वक्त बढ़ती हुई दहशतगर्दी और उसका ख़ात्मा सद्भाव कैसे मुमकिन होगा, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो नौजवान हैं, वो अस्करियत पसंदी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। दूसरी तरफ मुल्क भर में आज भैया जम हड़ताल रखी, कारोबार ठप रहा, मार्केटें बंद। मुतालबा ये था कि जो बिजली के बिल हैं और टैक्सेस हैं उसमें कमी की जाए। हुकूमत इस वाले से क्या इकदाम कर सकती है और क्या रिलीफ दे सकती है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, सीनियर कानूनदान है। या साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर किस तरह देखते हैं, एक तो सबसे पहले जो हमने देखा कि पिछले कई दिनों से पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, और अफसोसनाक भी हैं। आज वफाकी वज़ीर दाखिला से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात भी हुई है, उन्होंने भी इस चीज़ की मज़म्मत की। दहशतगर्दी के अंदर जो फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं और बैरूनी हाथ है, ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि इस अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं ऑफिशली सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो जारी की हैं, दहशतगर्द जो मारे गए हैं पढ़े लिखे नौजवान, और उसमें एक ख़ातून। इससे पहले हमने देखा था कि कराची यूनिवर्सिटी में भी एक ख़ातून ने अपने आप को बम से उड़ाया था, चाइनीज़ पे जो बस पे अटैक किया गया था। किस तरह देखते हैं पढ़ा लिखा तबका और दहशतगर्दी की तरफ जा रहा है, और अच्छे यानी वेल क्वालिफाइड, ऐसा नहीं है कि कोई क्लास 6, 7, 5 तक पढ़े हों, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं जो दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं। ये कितना अलार्मिंग है और कैसे इसको सेटल किया जा सकता है, क्योंकि एक मायूसी है नौजवान नस्ल में। देखें, जहाँ तक नौजवान नस्ल में मायूसी का तल्लक है, जाहिर है कि जो हमारी स्टेट के हालात हैं उसमें जाहिर है कि नौजवानों को अगर उनकी तालीम के मेयार के मुताबिक सोर्सेस अवेलेबल नहीं है तो वो मायूसी तो होगी। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आप जिस दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ और जिस तरह उससे बस में से उतार के लोगों को शहीद किया गया, जवान भी शहीद हुए, सारा कुछ हुआ, तो अमन अमान की सूरत KPK हो, बलूचिस्तान हो और पंजाब और सिंध का कच्चे का इलाका हो, उसमें जिस तरह की अमवात हुई हैं वो आपसे ढकी छुपी नहीं है। ये बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं जी, माशी तबाही और बर्बादी तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन दहशतगर्दी अपने अरूज पे है। और सबसे बड़ी मुश्किल हमारे सामने जो पेश आती है वो ये है कि इस दहशतगर्दी की मौजूदगी में जो हम तवक्को लगा के बैठे हैं कि दूसरे मुल्क आके इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो क्यों करेंगे जब उनको पता है कि वहाँ पाकिस्तान से रहने वाले लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं है। तो वो फिर ये प्रिज्यूम करेंगे ना कि उनकी जान और माल की हिफाजत कौन करेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट आपके नहीं उस मुल्क में जाके क्यों नहीं करेंगे जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब इससे पहले बन्नों का मामला हो, उसको देख रहे हैं, KPK की सूरत को देख लें, बलूचिस्तान की सूरत को देख लें, यहाँ कराची में भी 2-3 दिन पहले जो वाक़यात हुए वो आपके सामने हैं। तो प्रॉब्लम हमारा सिर्फ ये है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं और उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या मुश्किल हमारे रास्ते में है कि हम दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर सफाया करने में नाकामयाब हैं। आखिर क्या मुश्किल है कि कच्चे के इलाके में डाकू पुलिस वालों को शहीद करके चले जाते हैं, लेकिन हम उन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी बीच में आया कि पंजाब हुकूमत और KPK में सिंध हुकूमत मिलकर कार्रवाई करेगी। मैंने तो एक दिन प्रोग्राम में ये बात कही थी कि ड्रोन हमले जब होते हैं तो टारगेट किया जाता है ना मखसूस जगह पे जहाँ पे दहशतगर्द मौजूद होते हैं। जी, तो जब आप सारा कुछ करते हैं तो उन पे ये हमला कम नहीं करते, आप उनकी पनाह गाहों को तबाह बर्बाद क्यों नहीं करते। और बलूचिस्तान के हालात जब आप जानते हैं कि खराब हैं, और ये वाक़या आपको पता है बस से उतार के मारने का जो था, इससे पहले भी 3-4 साल पहले बस से उतार के लोगों को गोलियां मारी गई थी, दुनिया को ये पता है। तो जो हमारे हालात हैं या जिन नौजवानों की बात आप करते हैं, आप ये बता दें कि एक आदमी अगर डॉक्टर बनता है तो आजकल डॉक्टर बनने के लिए कम से कम करोड़ों रुपया चाहिए। इतना महंगे
मेडिकल कॉलेज हैं कि आम आदमी इसका तस्वर भी नहीं कर सकता। लेकिन जब वो डॉक्टर बन के फील्ड में आता है तो हमारे यहाँ उनको क्या देते हैं आप उनको? बड़ी मुश्किल से ₹1,00,000, ₹1.5 लाख। ऐसे ही। फिर वो डॉक्टर भी भागने की कोशिश करता है, इंजीनियर भी भागने की कोशिश करता है। नौजवान नस्ल ज़ाहिर है मायूस होकर दूसरे मुल्कों का रुख तो करेगी ना। लेकिन आप देखना ये है कि जो कुछ इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं, जो माशी सूरत हाल है, हमारे सियासतदान उन चीज़ों पे जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तमाम सियासतदान जो है वो अपने फेस रीडिंग की जो बातों को लेके चलते हैं। जिस तरह आज पूरे कराची शहर में और या पाकिस्तान में ताजर बरादरी ने हड़ताल की है एक जमात के कहने पे। जी। देखें, हड़ताल करना हर आदमी का कानूनी हक है, प्रोटेस्ट करना हर आदमी का कानूनी हक है, आईनी हक है। लेकिन हमें ये तो देखना पड़ेगा कि जो ताजर बरादरी है, जब आम कॉमन मैन से भी जो एक किस्म का इनडायरेक्ट टैक्स वसूल करते हैं, तो ताजर बरादरी को अगर टैक्स के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है तो उसको इशू बनाकर पॉलिटिकली ये कहना कि मेरी जमात ने आज पूरी स्ट्राइक करा दी, ये क्यों नहीं देखते कि पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाने के लिए आखिरकार लोगों को कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। कारोबारी तबका, मैं नहीं कहता कि हर आदमी टैक्स के काबिल है, लेकिन अगर कोई 6 लाख से ऊपर की जिसकी इनकम है वो तो टैक्स देने का मिजाज है ना। आपने एक लिमिट मुकर्रर कर दी 6 लाख की या 12 लाख की, तो उसके ऊपर अगर कोई ताजर भाई जो है ना अगर कमाते हैं सही। तो टैक्स क्या तो यासे इसमें कोई शक नहीं, अगर टैक्स नहीं देंगे तो ज़्यादा IMF प्रोग्राम्स आप कैसे कंटिन्यू करेंगे, उनको पैसे वापस कैसे करेंगे? लेकिन ताजर बरादरी ये कह रही है कि हमें एतमाद में भी तो नहीं लिया जाता, तो ये किस हद तक दुरुस्त है कि जब चाहे बजट हो या IMF के पास जाना हो तो क्या ताजर बरादरी के वक्त अमूमन हमने देखा कि ये FPCCI, KCCI और ये बाकी जो जितनी भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये लोग बजट में तो शामिल होते हैं, तो फिर अभी शिकवा किस चीज़ का कर रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं जाता या IMF का डेलीगेशन आता है उससे पहले हमसे मशावरत नहीं ली जाती, कि कन्फ्यूजन कहाँ आ रही है? देखें, ताजर बरादरी का ये डिमांड से हमसे पूछा नहीं जाता। अभी तो हमारी जो रियासत है जी, उसके इतने मसले मसाइल हैं कि IMF के आपकी बात को नहीं मानता, बल्कि आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। ऐसा ही है सर। जो डायरेक्शन वो देता है कि ये करो, वो IMF का ये डिमांड है कि ताजर बरादरी से भी टैक्स लिया जाए। क्या दुनिया के हर मुल्क में ताजर जो है वो टैक्स नहीं देते हैं? हर मुल्क के अंदर टैक्स होता है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनको रिटर्न में कोई चीज नहीं मिलती। सही। और रिटर्न में उनको मिलना चाहिए जिस तरह दूसरे मुल्कों के अंदर होता है, उनको मिलना चाहिए। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी चंद 1 महीना या 1.5 महीना पहले की बात है कि $3 अरब 60 करोड़ खाली इंटरेस्ट की सूरत में आपने अदा किया। तो ये $3 अरब 60 करोड़ कहाँ से आया? ये तो इंटरेस्ट की सूरत में गया ना, प्रिंसिपल अमाउंट पे तो वो अमाउंट ने वापस नहीं गई। ऐसे ही। अब अगर ताजर बरादरी से मशवरा भी कर लेती है गवर्नमेंट, और ताजर बरादरी कहती है कि हम टैक्स नेट में नहीं आने चाहते, और आज जाके IMF को कह सकते हैं कि हमारे ताजर नहीं मानते, लिहाजा हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये मांगेंगे तो वो IMF आपको कर्जा नहीं देगी, और कर्जा नहीं देगा तो आपके मुल्क का सिस्टम चलेगा नहीं। तो जब सिस्टम नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा? मुल्क दिवालियापन की तरफ जाएगा। तो अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि हमारा मुल्क कभी भी डिफॉल्ट की तरफ जाए, अगर डिफॉल्ट की तरफ जाता है तो हमारे मसले मसाइल बढ़ेंगे या कम होंगे? मजीद बढ़ेंगे ज़रा यासीन रज़ा साहब। और दूसरा एक चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा, दूसरे ममालिक में सहूलियात भी मिलती हैं टैक्सेस के बाद, थोड़ा सा आप नहीं समझते कि इसके ऊपर भी काम होना चाहिए? क्योंकि कराची जहाँ हम आप हैं इस वक्त, यहाँ पे टैक्स से ज़्यादा तो जो डेली बेसिस पे भत्ता लिया जाता है, ताजर जो छोटे ताजर हैं वो ये शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि हम पुलिस को, फिर लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को, इन्हीं को पैसे इधर दे के वो कर देते हैं। हम टैक्स क्या दें, हमसे तो भत्ता इतना, या तो हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ताकि हम वो पैसा जो इधर देते हैं वो हम रियासत पाकिस्तान को दे सकें। देखें, जो बात आपने कही बिल्कुल सही था, लेकिन हर सूबे की ये जिम्मेदारी है कि बत्ताखोरों को वो रोके ना। जी। 18 अमेंडमेंट जब आप लेके आए हैं तो आपने सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी है ना। जी। तो बत्ता सिस्टम को रोकने में क्या फेडरल गवर्नमेंट आपको मना कर रही है?
बल्कि फेडरल गवर्नमेंट क्या कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देख लें। कराची में जिस तरह मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ छीनी जाती हैं, क्या किसी से देखी छुपी हैं? लोग कल परसों मैंने देखा कि एक आदमी ने मोबाइल से लड़ाई हुई और उसको गोली मार के वो चले गए। एक मोबाइल की खातिर उस बेचारी की जान चली गई। तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है? ये तो सूबे की जिम्मेदारी है ना, जिस सूबे के अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला का काम जो है कि जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर वाक़यात हुए हैं, सारा कुछ हुआ है, उन मामला को देखें और उनको कंट्रोल करें। आप कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें यासिर साहब, मैं चूँकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कल जो बड़ा एक बचकाना और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि ये जो दहशतगर्द हैं ये सिर्फ एक SHO की मार है, हमें कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ रोज़ हमारे जवान जो हैं वो शहादतें दे रहे हैं, और सिर्फ एक आम सिपाही नहीं, सिपाही से लेकर कर्नल ब्रिगेडियर तक शहादतें दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह का बयान आना कि ये सिर्फ एक SHO की मार है। सर मैं कहता हूँ कि इस किस्म का बयान जो है ना हमारे लोगों की तरफ से बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और आप अंदाज़ा बताएं जिस तरह आपने खुद कहा कि एतमाद में लेना चाहिए। अब यूटिलिटी स्टोर वालों को आपने बगैर एतमाद में दिए, तो आप इस्लामाबाद में कितना बड़ा उन्होंने प्रोटेस्ट किया आपके जी बिल्कुल। तो आपको ये देखना चाहिए, एक तरफ तो आप बाज़ औक़ात कहते हैं जी हम इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, तो यूटिलिटी स्टोर पे जो लोगों को बेनिफिट मिलता है वो गरीब लोगों को मिलता है ना, वो जाके खरीदते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही तो सब्सिडी अगर बाकी लोगों को देखें, मैं तो बिल्कुल क्लियर बात करता हूँ, जहाँ हुकूमत की बात है मैं वहाँ भी कहता हूँ कि हुकूमत अगर बाकी मामला में सब्सिडी दे रहे हैं तो यूटिलिटी स्टोर वालों को जो सब्सिडी मिल रही थी उसको कंटिन्यू रख लेते ना। आज वहाँ यूटिलिटी स्टोर का बंद करेंगे, हजारों मुलाजिम बेरोजगार तो होंगे ना। बिल्कुल। जब बेरोजगार होंगे तो प्रोटेस्ट तो करेंगे। तो मैं गवर्नमेंट से भी ये बात कहता हूँ कि जब कुछ स्टेप लेने से पहले आपको इन मामला को सोचना चाहिए, लोगों को एतमाद लेना चाहिए। यूटिलिटी स्टोर अगर बंद करने थे तो उन लोगों को पहले एतमाद में लेना चाहिए था। ये बदकिस्मती है कि कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है, और इस तरह के बयानात, इस तरह की चीज़ें, इक़दाम जो हैं वो मज़ीद सनसनी फैलाते हैं, और इससे बदमज़गी होती है, मामला ख़राब होते हैं। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मज़ीद अगर हम इस वक्त बात करें महंगाई को और सेल टैक्स के ख़िलाफ़ जो आज हड़ताल हुई, इसमें जमात इस्लामी अपना का इनपुट बड़ा शानदार रहा। इससे पहले भी वो इसके ऊपर प्रोटेस्ट करते रहे, और आज एक बार फिर पाकिस्तान भर में ज़बरदस्त ये एक हड़ताल रही। आगे चलकर क्या ये एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकती है? महंगाई के हवाले से अगर हम बात करें, टैक्सेस की बात करें, तो एक भरमार है। हुकूमत ये कह रही है कि मजबूरी है, IMF के पास जाना है, IMF की किस्तें उतारनी है, उनको पे बैक करना है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। टैक्स नहीं लगाएंगे तो हम पैसे वापस नहीं कर पाएंगे, और ये IMF की शर्त है, मजबूरी है हमारी ये। लेकिन जो ताजर बरादरी है और जो आम शहरी हैं वो परेशान हैं इस पूरे अमल में, चूँकि उनके पास एक्स्ट्रा और कुछ किसी भी तरह का कोई सोर्स नहीं है इनकम का। जो हैं वो सारे अगर टैक्सीज़ में चले जाएंगे तो उनका घर का चूल्हा कैसे चलेगा? काम आम आदमी जो है वो जो एक अर्निंग कमा रहा है उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा, तनख्वाह आगे नहीं बढ़ रही, तो टैक्सीज़ बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सैलरीज में इजाफा नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें ठीक कैसे होंगी? और इसके ऊपर जमात इस्लामी का ये खासा रहा, पहले भी वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बात की, कोई भी इशू हो, अवामी इशू, और ये चूँकि बहुत दिनों के बाद हमें नज़र आई इस तरह की हड़ताल, और प्योरली अवामी इश्यूज़ के ऊपर ताजर मुल्क भर की ताजर बरादरी भी मुतहिद नज़र आई। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब नजीब अयूबी साहब ने, सीनियर रहनुमा है जमात इस्लामी के। अयूबी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़ीर। किस तरह देखते हैं, एक तो एक बहुत दिनों के बाद हमें इस तरह की हड़ताल नज़र आई, ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए थी, लेकिन ज़ाहिर मजबूरी और मुल्क भर में पहिया जाम रखा। जमात इस्लामी अवामी सियासत करती आई है, इश्यूज़ के ऊपर हमेशा अवाम का साथ दिया उन्होंने। किस तरह देखते हैं? हाफिज़ साहब तो कह रहे हैं कि हुक्मरानों की गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते, जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। हुकूमत ये कह रही है कि अगर हम जो जिस सेल्स टैक्स के खिलाफ ताजर बरादरी और आप सरापा एहतजाज हैं,
अगर ये हम कट कर देंगे, कम कर देंगे, आईएमएफ को हम पैसे नहीं दे पाएंगे, आईएमएफ की तो ये बुनियादी शर्त है, तो ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे, हल कैसे होगा? जी जफीर, सलाम अलैकुम जी आपका बहुत शुक्रिया, और तमाम पाकिस्तान में ताजिरों का, सनतकारों का और नौजवानों और सब लोगों का शुक्रिया कि जिन्होंने हड़ताल को कामयाब करवाया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत को तो घुटने टेकने पड़ेंगे। जहां तक हुकूमत की ये बात है कि हम आईएमएफ से कैसे पैसे देंगे और क्या मामला करेंगे, तो हुकूमत की अपनी जो आईपीपीज है, जिसकी तादाद कोई 50 के करीब है, अगर ये कैपेसिटी चार्जेस जो ये बिजली बना ही नहीं रहे हैं और हमसे वसूल कर रहे हैं अवाम से, अगर सिर्फ ये इसको खत्म कर लेंगे तो बिजली के यूनिट में कोई 45 रुपए की कमी आ सकती है। तो ये जो जालिमाना स्लैब सिस्टम है और जालिमाना आईपीपीज को बगैर बिजली बनाए कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं, ये हम ये कह रहे हैं कि इसको खत्म किया जाए तो बिजली के पैसे आधे हो जाएंगे। इसी तरीके से हुकूमत अपनी अय्याशियों का बोझ कम करे और 1300 गाड़ियों के ऊपर आ जाए, तो इसमें इन्हें मसला क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि ये करना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जाहिर है कि कोई भी हुकूमत हो, उसको अपने मफादात अजीज होते हैं, और जमात इस्लामी ने और ताजिर बिरादरी ने जिस तरीके से यकजहती का सबूत देते हुए, ये कोई 35 साल के अंदर ये वाहिद हड़ताल है जो इस तरीके से अवामी इशू के ऊपर हुई है, और पूरे पाकिस्तान ने देखा कि बगैर गोली चलाए, बगैर कोई अफरा तफरी फैलाए, पुरअमन तौर पे और हड़ताल की गई है, जिसमें कोई गमला तक नहीं टूटा। नजीब अय्यूबी साहब, ये इसमें कोई शक नहीं, ये क्रेडिट जाता है। कुछ 2 शहरों में थोड़ी सी बदमज़गी हुई, लेकिन ये हो जाता है, इतना मामला नहीं है। ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त रही ये हड़ताल। क्या आगे चलकर, चूँकि ये तो वनडे कॉल थी, आगे चलकर कोई तहरीक की शक्ल इख्तियार की कर सकती है? जमात इस्लामी ने जफीर बहुत वाजे तौर पे जब धरने हमने देने शुरू किए थे, जी हमने ये वाजे किया था कि ये हुकूमत गिराव तहरीक नहीं है, ये अवाम के मसाइल का मसला है। अगर इसको एड्रेस कर लिया जाता है और फिर मायदा भी हो गया, यानी हुकूमत के वजीर दाखिला भी आए, वजीर इत्तलात भी आए, और कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब की मंजूरी के साथ हम ये मायदा कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उस मायदे में तो अब 27 दिन रह गए, हम तो एक एक दिन गिन रहे हैं, और ये हड़ताल भी उसी की कड़ी है। अभी तो बहुत सारे मराहिल बाकी हैं, और अभी सिविल नाफरमानी भी हो सकती है, बिजली के बिल ना जमा कराने की मुहिम भी हो सकती है, और धरना और दीगर जलसे भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं, अभी मुशावरत चल रही है। मुशावरत इस बात पे हो रही है कि क्या इन हड़तालों को मजीद 1 हफ्ते मुस्तकिल हड़ताल की शक्ल दी जाए। तो ये सारी सूरतें वो हैं कि जिसमें ये हो सकता है, गालिब इम्कान ये है कि हुकूमत अगर संजीदा नहीं होगी, आपके शो में पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि ये हुकूमत गिराव तहरीक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारा अवामी जो है रद्दे अमल ये नजीब अय्यूबी साहब बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि अभी तक तो ज़ाहिर है ये एक प्रेशर है अवाम का कि आप टैक्सेस में कमी लाएं, और अगर हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं करती, जो कि अब तक हमें नज़र नहीं आ रहा, तो ये सिविल नाफरमानी की तरफ भी आप जा सकते हैं, और ये हुकूमत गिराओ तहरीक की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। ये बिल्कुल अल्टीमेटली मामलात अगर ये संजीदा नहीं होते और अपने मायदे के ऊपर जिस तरह इन्होंने कहा है कि हम आईपीपी को ग्रेजुअली खत्म करेंगे और पैदावारी लागत जो बिजली के यूनिट की है उसके ऊपर लेके नहीं आते, और नौकरी पेशा तबके पे जो टैक्स की भरमार कर दी है, तो अगर ये इस चीजों पे नहीं करते तो ये उसी तरफ जाएगा मामला। और मुशावरत चल रही है इस सिलसिले में कि क्या इन हड़तालों को मजीद 1 हफ्ते की एक्सटेंशन दी जाए या ना दी जाए। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इमीडिएटली देखें तो ये तो पॉसिबल है कि मज़ीद 1 हफ़्ता हड़ताल की जाए, बैक टू बैक हड़ताल रही, धरने की शक्ल जिस शहर में मौजूद हैं वहीं पे धरने दे दिए जाएं, ये पॉसिबल है। दूसरा, ये कितना पॉसिबल है, हमने देखा पड़ोसी मुल्क में, हमारा पड़ोसी मुल्क भी है और दुश्मन मुल्क भी है, वहाँ किसान तहरीक चली थी, बड़ी लंबी तहरीक चली थी, उन्होंने अपने मुतालबात मनवा लिए थे। और हालिया दिनों में चले जाएँ, कश्मीर में एक्शन कमेटी ने अपने मुतालबात रखे थे, छोटे छोटे कस्बों से शुरू हुई थी और बड़ी ज़बरदस्त साल के बाद वो एक तहरीक बनी, वो तहरीक भी कामयाब हुई, बिजली के बिल नीचे लाने में कामयाब हुए। तो आपको लगता है, और इस पूरे अमल में अब तक तो ताजिर बरादरी और जमात इस्लामी हमें नज़र आ रहे हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेक होल्डर्स को भी आप ऑन बोर्ड ले रहे हैं ताकि एक प्रेशर बिल्ड किया जा सके? ओपोजिशन जमातों की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत अहम सवाल है जफीर, बहुत अहम सवाल है। देखिए, हमने
पॉलिटिकल जमातें, चूंकि बहुत सारे पूरे 30-35 साल का एक अमल है जी। जिसके अंदर बहुत तल्ख तजुर्बात है इन जमातों के साथ। इन जमातों की ही जो फाइनेंसर हैं वो आईपीपी के मालकान हैं, लिहाजा इन जमातों के जरिए से तो मैं नहीं समझता कि कोई होगा, लेकिन इनके जो हमदर्द है, जो कारकुन है, आम अफराद जो इन जमातों से वाबस्ता है, हमारा इत्तेहाद तो उन कारकुनान के साथ है जो किसी भी जमात के अंदर है लेकिन इस बिजली के नाजायज बिलों का और स्लैब सिस्टम का और आईपीपी का शिकार हो रहे हैं। तो एक अवाम में जो शऊर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने दिया है कि चाहे आपकी वाबस्तगी किसी भी जमात से हो, अपनी वाबस्तगी को रखते हुए आप इस नेशनल कॉज के ऊपर, कौमी कॉज के ऊपर जमा हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शऊर बेदार हो गया है, और जब शऊर ही बेदार हो जाए ना तो उसके बाद अभी एक बहुत बड़े एलिमेंट को आप भूल रहे हैं, वो स्टूडेंट का एलिमेंट है कि जो पड़ोसी मुल्क में भी आपने देखा। और जमात इस्लामी की जितनी तंजीमें, स्टूडेंट हैं, किसान हैं, लेबर यूनियंस हैं और बेशुमार तबकात में मदारिस हैं, जमात इस्लामी काम कर रही है। अगर ये बैक वक्त निकल के आ जाते हैं, किसान तहरीक है, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हुकूमत के लिए। और जमात अयूबी साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। 2016 में डॉक्टर तारिर कादरी साहब से कराची में हमारा एक सेशन हुआ, इत्तेफाक हुआ, उनसे मुलाकात का भी एक सवाल मैंने पूछा था कि आप बार बार इनकलाब की बात करते हैं, इनकलाब नहीं आता, आप चले जाते हैं, फिर ये एक आपके नाम के आगे एक लग गया कि आप बस सीज़न लगाने आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ इनकलाब इसलिए नहीं आता कि ये समझते हैं जो बातें मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ पैठ ये बात कर रही है, ये हमारा मुतालबा है, ये आम पाकिस्तानी हम हर शहरी की, हर बंदे की बात कर रहे हैं। इसी तरह जमात इस्लामी जो बात कर रही है, हर शहरी, आप इलेक्शंस में गए, उससे पहले हमने सर्वे किया, बात की, हर बंदा ये कहता है कि हाफिज़ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्होंने कराची सतह पे बहुत अच्छा काम किया, आप ज़ाहिर वो अमीर बन चुके हैं जमात इस्लामी के पाकिस्तान के। लेकिन ये परसेप्शन कैसे किल करेंगे, चूँकि लोग निकलना चाहते हैं, उनको चाहिए एक ईमानदार लीडरशिप जो उनको लीड कर सके। लेकिन अभी भी राइट नाउ मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, इससे पहले तक का यही परसेप्शन है कि शायद ये जमात की तहरीक है, ये जमात ये धरना करवा रही है, ये हड़ताल कर रही है। तो आम शहरी का ये परसेप्शन कैसे किल करेंगे ताकि वो आपकी छतरी तले आ सकें और एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकें, क्योंकि ये तो अवामी इशूज़ है, सिर्फ जमात का इशू नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जमात इस्लामी ने सबसे अच्छी हिकमत अमली ये रखी है, और जमात इस्लामी में जो तब्दीली आप देख रहे हैं वो ये है कि नेचुरल लीडरशिप को, वो अवाम की लीडरशिप होगी, वो ताजिर बिरादरी की होगी, वो स्टूडेंट्स की होगी, जो नेचुरल लीडर्स है अपने माशरे के अंदर जिनका नफूज है, वो लीडर जमात इस्लामी की छतरी की तले आए और अवामी इस मसले के ऊपर आवाज बुलंद करें। तो जमात इस्लामी इस हिकमत अमली में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुकी है। अब जमात इस्लामी की लीडरशिप ही अवामी लीडरशिप है और अवामी लीडरशिप ही जमात इस्लामी की लीडरशिप है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़े तवील अरसे के बाद जमात इस्लामी में एक ब्रांड डेवलप हुआ है, एक फैशन डेवलप हुआ है, और वो फैशन हाफिज नईमुर रहमान कह सकते हैं कि जो पूरे हर तबके की नुमाइंदगी कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है ये। और दूसरा ये कि अभी चूँकि मुतालबात ज़रा आज आपकी हड़ताल थी, किसी चाहे इस्लामाबाद हो या पिंडी हो, कहीं से कोई राब्ता हुआ, कोई यकीन दहानी हुई? देखिए, इस तरह की बातें तो हड़ताल से एक रात पहले तक भी चल रही थी कि बात कर रहे हैं और ये होगा और वो होगा, लेकिन ये हड़ताल को या इस किस्म की चीजों को सैबोटाज करने के लिए होता है। आपने फैसलाबाद में देखा किस तरीके से पुलिस के साथ आके दुकानें खुलवाने की कोशिश की और मामलात हुए तो ताजिरों ने खुद उसको नाकाम बनाया। हमने कहा था हम हड़ताल भी करेंगे और हड़ताल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहरा भी देंगे। तो कारकुनान जमात इस्लामी, ताजिर बिरादरी, स्टूडेंट हर मौके के ऊपर मौजूद रहे हैं और हड़ताल को यकीनी बनाया है कि वो कामयाब हो, अवाम की ताईद के साथ, अवाम की हमदर्दी के साथ। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह अगर ये मुतालबात अपनी जो इन्होंने हमसे मायदा किया है उसके अंदर अंदर ये मायदे पे अमल दरामद नहीं करते और हमें नजर आता है कि ये नहीं कर रहे, तो फिर ये आगे चलेगी बात। बहुत शुक्रिया। ग्रेजुअली ये मामला आगे बढ़ेंगे और आप देख रहे हैं कि उसी जानिब मामला जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नजीब अयूबी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और आप बता रहे थे कि अगर ये मुतालबात पूरे नहीं हुए तो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार की जा सकती है, सिविल नाफरमानी की तरफ भी जाया जा सकता है। और जो इस वक्त इस हड़ताल को मैनेज कर रहा है जो थिंक टैंक है, वो ये वहाँ पे ये मुशावरत भी हो रही है कि हो सकता है कि मज़ीद हफ्तावार ये हड़ताल की जाए बैक टू बैक। और अगर फिर भी मुतालबात पूरे नहीं हुए तो ये
अब तक हुकूमत गिराने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये हुकूमत गिराओ तहरीक भी बन सकती है। और चूँकि अगर हुकूमत ने किए जो मायदे किए हैं जमात इस्लामी के साथ, जो बुनियादी मायदे अगर वो पूरे नहीं हुए तो हुकूमत गिराओ तहरीक की तरफ भी जा सकती है। इसमें मज़ीद बात करेंगे। मैं जॉइन किया जनाब ताहिर हसन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं। ताहिर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। जी शुक्रिया बहुत। सर, आपसे पहले जमात इस्लामी से बात हो रही थी, वो ये कह रहे हैं कि अब आज जो प्रोटेस्ट हुआ, हड़ताल हुई पूरे पाकिस्तान में, सेल टैक्स के खिलाफ ताजर बरादरी और जमात इस्लामी सरापा एहतजाज थे। अगर मुतालबात पूरे नहीं हुए तो ये एक हुकूमत गिराओ तहरीक की तरफ भी जा सकते हैं। 6, 8, 10 दिन की एक लंबी हड़ताल भी हो सकती है। बहुत अरसे बाद इस तरह की हड़ताल हमने पूरे पाकिस्तान में एक साथ देखी। किस तरह देखते हैं ये सूरत हाल? बेहतर हो सकेगी, मुतालबात पूरे हो सकेंगे, या हुकूमत जिस तरह गैर संजीदगी से चीज़ें डील कर रही है, ये मामला भी आपको लंबा चलता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, एक तो गवर्नमेंट की हैंडलिंग तो वैसे ही एक तरह से शकूक व शुबहात का इजहार हो रहा है और लोग समझ रहे हैं कि प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाह रहे। ये तो वो खुद ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन आज की हड़ताल में समझते हैं कामयाब थी और इसका क्रेडिट जमात इस्लामी को जाता है। उन्होंने पहली मरतबा किसी पोलिटिकल इशू पे, किसी अवामी इशू पे कॉल दी और इस कॉल का असर हुआ। लेकिन इसमें एक चीज बहुत गौर तलब है और खुद जमात के निजाम को भी देखनी चाहिए। इसमें ताजिरों ने अपने जो मामला है वो भी डाल दिए। जहाँ तक बिजली के मामला का ताल्लुक है वो तो हर आदमी इफेक्ट है, ताजिर भी इफेक्ट है सही, और दूसरे लोग भी इफेक्ट है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने ताजिरों के ऊपर जो टैक्स लगाया है वो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा है। 5,000 रुपये महीना देना इनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा कथा कलामी वो ये कह रहे हैं, जी, वो ये कह रहे हैं कि हमसे पुलिस भी बता लेती है, लोकल पार्टीज भी, एरिया वाइज भी। तो सारी चीज़ें जब हम ये सब दे रहे हैं, फिर हम टैक्स भी भरें, हमसे टैक्स 5 नहीं, आप 20,000 रुपये टैक्स लें, प्रॉपर टैक्स लें, हमें ये प्रोटेक्शन दें। देखिए, बात ये है कि ये तो उन्होंने खुद ही बता दिया है कि उनकी मुश्किलात क्या है। तो एक हड़ताल वो इस बात से चल रही है कि हमसे जो भत्ता लिया जाता है ये इससे पुलिस से हमें बचा है, चीजों से बचा है, तो इसमें चले जाए वो, बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट को एक नेशनल इंटरेस्ट में अगर वो टैक्स ले रही है। और 5,000 रुपये महीना मैं नहीं समझता, 5,000 रुपये महीना तो ठेले वाला भी दे देगा। अब ये इतने सारे ताजिर मिलके ये जो आम मामला है, जो बहुत बड़ा मामला है बिजली का, वो उसको सबोताज कर देंगे और ये मामला खराब हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ जमात इस्लामी को इसमें बिल्कुल क्लियरली लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। अच्छा साहब, वक्त का मैं एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पिछले कई दिनों से पेदर पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और हमने देखा कि अब जो लेटेस्ट इतलात आई हैं दहशतगर्दों की के हवाले से, जो डेटा आया है, पढ़ा लिखा नौजवान अस्करियत पसंदी की तरफ जा रहा है, बड़ा अलार्मिंग है। क्या वजह है? हमने पहले देखा कराची यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ बस के ऊपर जो अटैक हुआ, वो लड़की भी वेल एजुकेटेड थी। आज जो नंबर्स आए हैं, डेटा आया, उसमें भी एक माहिल बलोच एक लड़की थी जो इस पूरे ग्रुप में को लीड भी कर रही थी, उसका हिस्सा भी थी, और बाकी जो लोग हैं वो भी पढ़े लिखे लड़के थे। क्या वजह है कि ये एक रुझान बढ़ गया और पढ़ा लिखा तबका जो है वो दहशतगर्दी की तरफ जा रहा है? देखिए, बहुत ज्यादा जब मायूसी होती है और बहुत ज्यादा एहसास होता है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई साफ करने वाला नहीं है, तो इस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आना मैं समझता हूँ कि कोई वो नहीं है, ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक तरफ वो एलिमेंट है जो अपने मसाइल पे, अपने मामला पे उतना सीरियस है कि वो जाने देने को भी तैयार है, और दूसरी तरफ जो इस मामला को हैंडल करने वाले लोग हैं वो उनका रवैया उतना ही नॉन सीरियस है। वजीर दाखिला जो है वो जी कर रहे हैं उनकी कल का जो उन्होंने जॉक। जी तो अब बात यह है कि अगर एक एसेट तो कर सकता है तो फिर हुकूमत भी 20 अरब 40 अरब रुपए इस्तेकाम ऑपरेशन के लिए क्या काहे नहीं दे रही है? ऐसे चोट भी दे देते पैसे के भाई ठीक। तो ये वफाकी हुकूमत और फिर जो वज़ीर दाखिला हैं उनका जो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया, हम कब इन चीज़ों से सीखेंगे? मेरा ख्याल है जब तक हम अपने मामू, खालू, चाचू और भाई कजन्स को लाना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम नहीं ठीक कर सकते। अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को लाने का सिलसिला बंद कर दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया ताहिर हसन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।